हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सचिन कुमार सिंह रोज की तरह आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर रोज की तरह हमारा मैथ का पोर्शन आता है और स्टैटिक जीके का आता है, और इसके अलावा हर टॉपिक पे हम बात करते हैं। और हमारी जो टीम है, जैसे नीरज सर हैं, बाकी सब्जेक्ट जैसे कि रीजनिंग हुआ जी, और हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इसके बारे में क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है, स्टैटिक जीके। रोज की तरह बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ना कि हम क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, बट जितने ऑप्शन होंगे उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं तो हमारे चैनल जो है नीर 1433 क्लासेस को प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और लास्ट में बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखिएगा। यदि आपको किसी टॉपिक, आपका जो टॉपिक वीक है, उस पर हमको बताइए कमेंट में कि हमको सर ये चाहिए, तो हम उसके लिए आपके लिए हम वीडियो बनाएं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाली गैस है, आग बुझाने वाली गैस है। तो ऑप्शन क्या है, पहला नियॉन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आग बुझाने वाली गैस दोस्तों कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या आ जाता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ठोस CO2 को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है दोस्तों, शुष्क बर्फ अर्थात सूखा बर्फ कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठोस बर्फ कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वही है नहीं। अदर ऑप्शन की बात करें, जैसे कि नियॉन, कौन सा, नियॉन। तो नियॉन गैस का उपयोग दोस्तों समुद्री गोताखोर जो होते हैं, गोताखोर द्वारा सांस लेने में किया जाता है, सांस लेने में किया जाता है। तो नियॉन का उपयोग क्या किसमें किया जाता है दोस्तों, जो समुद्र में गोताखोर होते हैं उनके द्वारा सांस लेने में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। नियॉन गैस दोस्तों एक अक्रिय गैस है जो कि 0 वर्ग ग्रुप में आती है, अर्थात शून्य वर्ग समूह में आती है। और शून्य वर्ग में ग्रुप में कौन कौन सी गैसें आती हैं दोस्तों, जैसे हुआ नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 गैसें जो है शून्य वर्ग ग्रुप में आती हैं। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, है नहीं। ठीक है, और अगले ऑप्शन की बात करें, जैसे कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन दोस्तों आपको पता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, N2। कितने परसेंट पाई जाती है दोस्तों, 78%। कितने परसेंट, 78% वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और नाइट्रोजन गैस का उपयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग जैसे कि बल्ब हुआ, बल्ब, और आइसक्रीम बनाने में, और टायरों में। तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, बल्ब बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, टायरों में भरने में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस की बात करें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों एक ये रंगहीन गैस है। कैसी गैस है, रंगहीन गैस है, और एक विषैली गैस है। कैसी, विषैली गैस है। इसका उपयोग दोस्तों कुछ जैसे कि सामान्य जैविक कार्यों में किया जाता है, कुछ सामान्य जैविक कार्यों में किया जाता है, जैविक कार्यों में किया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों एक विषैली गैस है। कैसी है, विषैली गैस है, जो मनुष्य और जीवों के लिए क्या है, एक जहर का काम करती है, ऐसे समझिए। ठीक है, और इसका उपयोग कुछ सामान्य गैसों कुछ सामान्य जैविक कार्यों में किया जाता है। और
जो है यह एक रंगहीन गैस है। तो दोस्तों ऑप्शन, जितने ऑप्शन है सबके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। ठीक है, कैसा क्वेश्चन का आंसर रहा? यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? लाल तत्व को प्रभाव प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? लाल तत्व को दोस्तों जानते हो किसको कहते हैं? कार्बन को कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्बन को कहते हैं। लाल तत्व को प्रभाव, भाप बोले तो H2O, जल, भाप क्या है? एक जल ही तो है। जल प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है जल गैस, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन गैस, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल गैस। जल गैस कैसे? जैसे कि मान लो लाल तत्व को मतलब कार्बन हो गया प्लस H2O, है नहीं? तो इसकी जब क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा? जल गैस बनेगा। कभी कभी जल गैस का सूत्र भी पूछा जाता है। तो क्या होता है? जब क्रिया के कराएगी कार्बन प्लस हाइड्रो जल की H2O की, ठीक है, तो क्या बना? CO प्लस H2, CO प्लस H2। और जो CO प्लस H2 है यही आपका क्या है? जल गैस है। क्या है? जल गैस। तो जल गैस का सूत्र क्या हो गया? CO प्लस H2 हो गया। और जल गैस को का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस। जल गैस का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? भाप अंगार गैस। कभी कभी पूछा जाता है कि भाप अंगार गैस का सूत्र क्या है? तो CO प्लस H2, है नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल गैस। इसके अलावा अगर जो कहा गया कि हाइड्रोजन फेरक Fe आयरन पर भाप प्रवाहित करने से क्या बनता है? नोट करके लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नोट, अर्थात आयरन का सूत्र क्या होता है? Fe। आयरन पर जब भाप प्रवाहित की जाती है अर्थात H2O प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? तो क्या बनेगा दोस्तों? FeO बनेगा प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। FeO क्या है दोस्तों? FeO है फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। तो FeO क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और हाइड्रोजन गैस जब आयरन पर भाप गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। अदर ऑप्शन की बात है जैसे कि नाइट्रोजन के बारे में तो हमने बता ही दिया। इसका उपयोग बल्ब और आइसक्रीम और टायरों में किया जाता है और ये वायुमंडल में 78% पाई जाती है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस की बात करें दोस्तों तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है? H2, सभी जानते होंगे। तो H2 जो है हाइड्रोजन गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी है? जिसका परमाणु भार सबसे कम है तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी बताया है मैंने, ठीक है, जिसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो दोस्तों कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं कमेंट में बताइएगा। यदि अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में ज्यादातर पूछा ही जाता है। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है? 1532 ईस्वी, दूसरा 1526, 1527, 1528। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। कब हुआ? 1526 में। इसमें कौन कौन किसकी लड़ाई हुई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी की। किसकी हुई? बाबर एवं इब्राहिम लोदी। बाबर एवं इब्राहिम लोदी 1526 हो गया। और 1527 की बात करें, 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ। किसका? खानवा का युद्ध। अब खानवा के युद्ध में किसकी लड़ाई हुई दोस्तों? तो बाबर एवं राणा सांगा की। किसकी? बाबर एवं राणा सांगा। किसकी लड़ाई हुई? बाबर एवं राणा सांगा। जीता कौन?
पानीपत के प्रथम युद्ध में भी बाबर की विजय हुई, और खानवा के युद्ध में भी किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई। और अगले ऑप्शन की बात करें 1528 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ। कहां का? चंदेरी का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ दोस्तों 1528 में? तो 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। बाबर एवं मेदिनी राय। किसकी विजय हुई दोस्तों? बाबर की यहां पर भी विजय हुई। और लास्ट में ऑप्शन है 1529 में किसका युद्ध हुआ? तो घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ दोस्तों? तो बाबर एवं अफगानों के बीच। किसके? बाबर एवं अफगानों के बीच। किसके बीच? बाबर एवं अफगानों के बीच। तो दोस्तों जितने ऑप्शन में है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, किसके किसके बीच? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। विजय जीत किसकी हुई? बाबर की। द्वितीय युद्ध 1527 में किसका हुआ? खानवा का युद्ध। किसकी विजय? बाबर की। किसके किसके बीच? बाबर एवं राणा सांगा के बीच। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ? बाबर एवं मेदिनी राय के बीच। जीता कौन? बाबर ही जीता। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? बाबर एवं अफगानों के बीच। जीता कौन? बाबर ही। दोस्तों चारों युद्धों में किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई। और आपको पता ही है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है? कौन माना जाता है? तो बाबर को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो याद दोस्तों कैसे रखेंगे, इसके लिए भी ट्रिक हमने बनाई है। क्या ट्रिक है? पानी, खान, चंदेरी, घाघरा, है नहीं? पानी खान मतलब पानी से पानीपत का युद्ध, खान से खानवा का युद्ध, चंदेरी से चंदेरी का युद्ध, घाघरा से घाघरा का युद्ध, है नहीं? 1526 से ये 1526 में ये 27 में, 28 में ये, 29 में ये सीरियल से भी है। पानी खान चंदेरी घाघरा। पानी खान पानी से पानीपत का युद्ध, खान से खानवा का युद्ध, चंदेरी से चंदेरी का युद्ध, घाघरा से घाघरा का युद्ध। सब में किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई। तो दोस्तों कैसा क्वेश्चन का आंसर रहा ये कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो और शेयर करिए, लाइक करिए, है नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन में हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो गुब्बारों में दोस्तों हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। और हीलियम गैस का उपयोग कहाँ होता है? गोताखोर लोग भी करते हैं। गोताखोरों के दौरान गोताखोर लोग हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। अदर ऑप्शन की बात करें जैसे कि आर्गन, तो आर्गन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? बिजली और वेल्डिंग और बिजली भट्टियों में। तो आर्गन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेल्डिंग में किया जाता है दोस्तों, और बिजली भट्टियों में भी किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस का परमाणु भार तो सबसे कम होता ही है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। और अगले ऑप्शन की है O2 अर्थात ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो आग को जलने में सहायता करती है। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था कि ऐसी कौन सी गैस है जो आग बुझाने में मदद करती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया था? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके विपरीत अगर जो पूछा जाए कि आग को जलने में कौन सी गैस सहायता करती है तो ऑक्सीजन। तो क्या लिखोगे? आग को जलने में मदद कौन सी गैस करती है तो ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कह रहा है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने ऑप्शन दिए हैं सबके बारे में हम बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? पहला है राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है स्वामी विवेकानंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है दोस्तों? राजा राम मोहन राय। कहाँ की थी इन्होंने? कलकत्ता में की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में। कब की थी? 1815 ईस्वी में। कब की दोस्तों? 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक भी कौन है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें जैसे कि देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो दोस्तों हैं इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा कब की दोस्तों? 1839 ईस्वी में। कहाँ की दोस्तों? कलकत्ता में की। कहाँ की? कलकत्ता में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। कब की? 1839 ईस्वी में। कहाँ की? कलकत्ता में की। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ की? क्या की दोस्तों? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। कब की दोस्तों? 1905 ईस्वी में। कहाँ की दोस्तों? मुंबई में की। कहाँ की? मुंबई में। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की 1905 ईस्वी में। कहाँ की? मुंबई में। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की दोस्तों? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो किसने की दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। कब की? 1897। कब की दोस्तों? 1897। कहाँ की दोस्तों? कहाँ की? कहाँ की दोस्तों? तो बेलूर में। कहाँ की? बेलूर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने स्थापना कहाँ की दोस्तों? तो बेलूर में। बेलूर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक लवणीय स्थान कौन सा है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है? तो ऑप्शन में क्या है? मृत सागर, तुर्की की वान झील, प्रेयरी डाउन्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तुर्की की वान झील। तुर्की की वान झील की लवणता विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला स्थान है। कितने परसेंट लवणता है दोस्तों? 330%। 330%। सेकेंड नंबर पे दोस्तों कौन आता है? मृत सागर। कौन आता है? मृत सागर। कितने परसेंट लौटता है? 238%। ठीक है। दूसरे नंबर पर पूछा जाए अगर जो ऑप्शन में तुर्की की वान झील ना हो और मृत सागर हो तो ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? राइट आंसर मृत सागर, है नहीं, क्योंकि सेकंड नंबर पर मृत सागर आता है। और ऑप्शन में अगर जो तुर्की की वान झील है तो आप वही लगाएंगे, क्योंकि सर्वाधिक लवणीय स्थान कौन सा हो जाएगा? तुर्की की वान झील, है नहीं। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन है प्रेयरी। तो प्रेयरी दोस्तों क्या है? प्रेयरी एक घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान है। अदर ऑप्शन जो दी है डाउन्स, डाउन्स भी दोस्तों क्या है? ये भी एक घास का मैदान है। जो कि प्रेयरी जो है, प्रेयरी कहाँ पे, कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? विश्व में सर्वाधिक लवणीय स्थान कौन सा है? तुर्की की वान झील। कितने परसेंट लौटता? लौटता परसेंट भी कभी कभी पूछ ली जाती है तो 330%। सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा? मृत सागर। कितने परसेंट? 238%। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन के हमारे लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं।
क्या कह रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता? ऐसा कौन सा ऑप्शन में है जो नाइट्रोजन के चक्र में भाग नहीं लेता? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल HNO3, डी है NH3 अर्थात अमोनिया, है नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है नाइट्रोजन के चक्र में भाग नहीं लेता। अदर ऑप्शन जीवाणु की बात करें तो नाइट्रोजन के चक्र में भाग लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल इसमें भी नाइट्रोजन है और अमोनिया में भी क्या है? नाइट्रोजन है, साफ साफ लिखा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, है नहीं? तो और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लराज किसे कहते हैं? अम्लराज किसे कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3 के 3:1 के अनुपात को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। अम्लों का राजा अर्थात अम्लों का राजा और चीज है, अम्लराज और अम्लों का राजा किसको कहते हैं? H2SO4 को कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। अम्लराज जो होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात को अम्लराज कहते हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा है भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 2011 में जनगणना जो दोस्तों हुई थी उसके अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? कह रहा है पहला ऑप्शन है 912, बी ऑप्शन है 943, सी ऑप्शन है 1084, डी ऑप्शन है 1037। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 943। कितना हो जाएगा? 943 है भारत की जनगणना का लिंगानुपात 2011 के अनुसार, है नहीं? और अदर ऑप्शन की बात करें तो 912, तो 912 दोस्तों जो है यूपी का लिंगानुपात है। बहुत पूछा जाता है यूपी वाले पेपर में, लिंगानुपात दोस्तों कैसे आंका जाता है? 1000 लड़कों पर 1000 लड़कियों की संख्या जो है काउंट की जाती है। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या काउंट की जाती है, जितना रेशियो आता है उसी को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। तो यूपी का लिंगानुपात कितना है? 912 अर्थात 1000 लड़कों पर 912 लड़कियां हैं, ठीक है। अदर ऑप्शन की बात करें तो जैसे कि 1084 है, तो 1084 दोस्तों ये जो है केरल का लिंगानुपात है, केरल का लिंगानुपात। और केरल के बारे में बात करें तो केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला क्या है? राज्य है, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? केरल में है। केरल के कितने परसेंट दोस्तों? 94%, अर्थात 100 लोगों में 94 लोग क्या है? पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और अदर ऑप्शन की बात करें 1037, तो 1037 जो दोस्तों जो है ये लिंगानुपात है पुदुचेरी का। कहाँ का है? पुदुचेरी। कितना है? 1037, ठीक है। ये दोस्तों यूटी है, यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन में पूछा जाए कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनका लिंगानुपात 1000 के ऊपर है, तो मात्र एक राज्य। कौन सा? केरल। अगर ऑप्शन में पूछे कि केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा कौन सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें लिंगानुपात 1000 ऊपर है, 1000 से ऊपर है, तो पुदुचेरी का कितना है दोस्तों? 1037। और केरल का कितना है? 1084, सर्वाधिक है। और सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल ही है। कितने परसेंट? 94% साक्षरता है वहां। और यूपी की बात करें, यूपी का लिंगानुपात कितना है? 912। और साक्षरता दोस्तों कितनी है यहाँ पर? 67%, 67.67 लिख लो, 67.67% यूपी की साक्षरता है। सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो कितना, कौन सा है? बिहार। कौन सा सबसे कम साक्षरता अर्थात सबसे कम पढ़े लिखे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं? तो बिहार में है, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? कमेंट में बताइए। ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को नीर 143 क्लासेस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए, ठीक है। और जो आप लोगों को चाहिए, जो आप लोगों को
लगे कि हमारा ये टॉपिक वीक है तो हमको बताइए कमेंट में कि हमको सर ये चाहिए, तो हम आप लोगों के लिए उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक ला सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।